आप में से कई लोग बार बार कमेंट सेक्शन के अंदर फायर फोर्स एनिमे की बात करते रहते थे और मैं सोचता रहता था कि भैया आखिर इस फायर फोर्स एनिमे की कहानी है क्या। इसी उत्सुकता के कारण मैंने पढ़ना शुरू कर दिया फायर फोर्स की मांगा को एंड आई हैव टू से कि भैया कहानी इंटरेस्टिंग तो थी। अब हालांकि मैंने इस मांगा के अभी कुछ सिर्फ 25 चैप्टर्स ही पढ़े हैं, बट आई थिंक इतना काफी होगा एक स्टार्टर पैक वीडियो बनाने के लिए। वैसे अगर इस वीडियो पे 10 के लाइक्स और 1 के कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं फायर फोर्स की मांगा को 2 दिन में कंप्लीट करके इस पे धड़ल्ले से वीडियो बना दूंगा। हाँ, मांगा इसका कंप्लीट हो चुका है मित्रों। तो जब तक तुम टारगेट पूरा कर रहे हो लाइक और कमेंट करके, चलिए हम फायर फोर्स एनिमे के स्टार्टर पैक को शुरू करते हैं। चलो तो सबसे पहले मैं आपको फायर फोर्स एनिमे का थीम बता देता हूं, मतलब प्लॉट किस तरह की है, एंड देन हम इसके मेन कैरेक्टर्स को भी जानेंगे। सो फायर फोर्स की दुनिया में एक बहुत ही अजीब सी फेनोमेनन हो रही है जहां लोगों की मौत सबसे ज्यादा फायर से होती है। अब आप पूछोगे कि भैया लोग आग से क्यों मर रहे हैं, मतलब यूजुअली लोग ओल्ड एज से या किसी बीमारी से मरते हैं, फायर से गिने चुने लोग मरते हैं, लेकिन यहां सबसे ज्यादा लोग फायर से ही मर रहे हैं। कैसे? वेल, इट ऑल स्टार्टेड जब एक दिन लोग अचानक से कंबस्ट होके जलने लग गए और इस फेनोमेनन को स्पॉन्टेनियस कंबशन कहा गया। नाउ स्पॉन्टेनियस कंबशन के जो फर्स्ट जनरेशन के विक्टिम्स थे वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाते थे। मतलब पहले तो वो जलते और जब तक वो जलते रहते उतने देर में ही वो पूरी तरह से तबाही मचा देते आसपास। तबाही कैसे मचाएंगे? ऑफ कोर्स लोगों को जला जला के। और तभी मैंने बोला इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग जल के मर रहे हैं। तो हाँ, ऐसे जो लोग थे जो कि अचानक से कंबस्ट होके ज़ॉम्बी की तरह बाकियों को भी जलाने लग जाते थे विदाउट हैविंग एनी कंट्रोल, इन लोगों को इन्फर्नल्स कहा गया। लेकिन सेकंड और थर्ड जनरेशन के लोग इस स्पॉन्टेनियस कंबशन को काइंड ऑफ कंट्रोल करने लग गए और इसे एज पावर की तरह यूज करने लगे। देन इस स्पॉन्टेनियस कंबशन को समझने के लिए, इसे स्टडी करने के लिए, इसका रूट कॉज को फाइंड करने के लिए स्पेशल फायर फोर्स टीम भी बना दी गई। ये जो टीम या ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर पायरोकाइनेटिक लोग हैं, यानी ऐसे लोग जो कि आग को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये लोग इन्फर्नल से लड़ते भी हैं। लेकिन इनका असली मोटिव है कि स्पॉन्टेनियस कंबशन की जो मिस्ट्री है ना उसको सॉल्व करना। जी हाँ, इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है कि भैया ये हो कैसे जाता है। अब देखो, क्योंकि मांगा खत्म हो चुकी है तो आई एम प्रीटी श्योर कि इसकी मिस्ट्री एंड तक तो सॉल्व कर ही दी गई होगी। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है वहां तक ये चीज रैंडमली हो जाती है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस कंबशन, और उसकी मिस्ट्री सॉल्व हुई नहीं है। वैसे मैंने कुछ 25 चैप्टर्स ही पढ़े हैं तो मेरी बात को ज्यादा मानना मत, ठीक है? तो चलो अब मैं आपको कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूं जिनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इनिशियल कुछ चैप्टर्स के अंदर ही। तो सीरीज का जो सबसे बड़ा मेन कैरेक्टर है उसका नाम है शिनरा कुसाकाबे। शिनरा कुसाकाबे एक काफी यंग बंदा है जिसके पास पता है कैसी एबिलिटी है? वेल, वो अपने पैर से, फुट से फायर निकाल सकता है, यानी उसके फीट जो है वो नेचुरली इग्नाइट हो जाते हैं और शायद यही वजह है कि उसे डेविल्स फुटप्रिंट भी कहते हैं। शिनरा के पास एक अपनी पर्सनल ट्रैजिक बैक स्टोरी है जिसके फुल डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन टेंशन मत लो, शॉर्ट में आपको समझा देता हूं कि वहां एक्चुअली में हुआ क्या था। बेसिकली उसने अपने घर के अंदर एक आग देखी थी जिसके अंदर उसके परिवार वाले मर गए और लोग काइंड ऑफ उसको ही ब्लेम करते हैं कि साला इसका ही काम है ये। शायद इसी वजह से शिनरा का सपना है कि वो एक हीरो बन सके और इसीलिए वो स्पेशल फायर फोर्स कंपनी 8 को ज्वाइन करता है। नाउ इस स्टोरी में कई और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे शिनरा अपनी मॉम को प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें हमेशा बचाएगा। उसका एक छोटा सिबलिंग या सिबलिंग थी जिसका नाम शो था, तो हाँ उसको भी बचाएगा, बट वो इवेंचुअली ऐसा कर नहीं पाया तो अब उसको बनना है हीरो। देखा जाए तो टिपिकल हीरोज की स्टोरीज जो होती है वो कुछ ऐसी ही होती है। वैसे शिनरा के बारे में एक बात बताऊं, वो बंदा जब भी नर्वस होता है ना तो अजीब तरह से विकेडली स्माइल करता है, इसलिए लोग इसे डेविल बोलते हैं, ठीक है? डेविल्स फुटप्रिंट। अब शिनरा जो है वो थर्ड जनरेशन का फायर सोल्जर है और यहाँ सेकंड एंड थर्ड जनरेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब हो सकता है डिफरेंसेस आगे और भी ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन पहले 25 चैप्टर्स एंड कुछ आर्टिकल्स को पढ़ के मुझे जो समझ आया है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सेकंड जनरेशन के सोल्जर्स के पास कुछ ऐसी पावर्स होती है जिसमें वो फायर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी बॉडी से फायर जनरेट नहीं कर सकते। मतलब कि इनके पास फायर का कंट्रोल है, लेकिन फायर स्टार्ट करने के लिए ये लोग एक्सटर्नल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वेपन होगा या कोई और डिवाइस। तो हाँ, क्योंकि उनकी बॉडी से नेचुरली फायर नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि उनकी एबिलिटी लिमिटेड होती है एज कंपेयर टू थर्ड जनरेशन
फायर सोल्जर्स। माकी ओजे और तोरू उसई जैसे कैरेक्टर्स इस जनरेशन के हैं जो अपने वेपन्स के थ्रू फायर का यूज करते हैं। वहीं थर्ड जनरेशन के सोल्जर्स के पास वो सारी एबिलिटीज तो हैं ही जो कि सेकंड जनरेशन के पास है, साथ ही वो फायर को अपने शरीर से भी जनरेट कर सकते हैं। मित्रों सोच के देखो ये कितना पावरफुल है कि ना सिर्फ थर्ड जनरेशन के सोल्जर्स अपने शरीर से फायर को जनरेट कर रहे हैं बल्कि उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, एकदम हर तरह से अटैक कर सकते हैं। इसी वजह से इनकी जो एबिलिटीज है वो काफी डिस्ट्रक्टिव है और कॉम्बैट के अंदर ये लोग ज्यादा पावरफुल हैं। अब थर्ड जनरेशन के कैरेक्टर शिनरा तो है ही अपना जो कि मेन कैरेक्टर है, एंड देन देयर इज वन मोर आर्थर बॉयल जिसको आप आगे जानोगे, और भी है लेकिन मैं इतना आपको अभी बता रहा हूं। जहां शिनरा अपने फीट से फायर को इग्नाइट कर देता है, वहीं पे आर्थर बॉयल के पास अपना स्वॉर्ड है जिसकी मदद से वो फायर को इग्नाइट करता है। तो अब जबकि आपको सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के बीच का डिफरेंस पता चल गया है, तो अब मैं आपको स्पेशल फायर फोर्स नंबर 8 में जितने भी मेंबर्स हैं उनके बारे में बता देता हूं। तो मांगा के स्टार्ट में शिनरा ही कंपनी 8 को ज्वाइन करता है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देन कम्स माकी ओजे जो कि फॉर्मर एक मिलिट्री ऑफिसर थी, एंड देन वो एक पायरोकाइनेटिक है यानी कि फायर को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन सेकंड जेन। माकी की स्ट्रेंथ काफी इंप्रेसिव है, फायर को कंट्रोल करने के अलावा उसके जो कॉम्बैट स्किल्स हैं वो भी बहुत अमेजिंग हैं। माकी का कैरेक्टर काफी लॉयल है, स्ट्रांग है, जो कि हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़ी रहती है। सो वी कैन से कि वो कंपनी 8 के लिए एक काफी रिलायबल सोल्जर है जो कि अपनी ड्यूटीज से पीछे नहीं हटती। देन देयर इज लेफ्टिनेंट हिनावा जो कि हाईली स्किल्ड मार्क्समैन है और अमेजिंग सोल्जर है। हिनावा अपनी फायर एबिलिटी को गन बेस्ड सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करता है। उसके पास जो फायर पावर है मित्रों वो काफी स्ट्रांग एंड एक्यूरेट है जिसकी मदद से वो अपने एनिमीज को धूल चटा देता है। हिनावा काफी कूल हेडेड एंड लॉजिकल है, यानी कि उसकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो ज्यादा टाइम प्लानिंग प्लॉटिंग में चली जाती है, ठीक है, वो वही काम ज्यादा अच्छे से करता है। यही वजह है कि वो टीम के लिए टैक्टिकल लीडर का रोल अपनाता है जहां वो सिचुएशन एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले करता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव आइरिस जो कि एक नन है और वो कंपनी 8 के ऑपरेशंस में सपोर्ट रोल प्ले करती है। वो एक जेंटल एंड केयरिंग कैरेक्टर है जो कि इंजर्ड लोगों की देखभाल करती है। आइरिस का कंपैशनेट और सेल्फलेस नेचर है और वो अपने फेथ पे डीपली बिलीव करती है। वो कंपनी 8 की मोरल सपोर्ट है जो टीम को इमोशनली स्ट्रांग रखती है। सो वी कैन से कि आइरिस की जो प्रेजेंस है वो टीम के लिए काइंड ऑफ इमोशनल बैलेंस है जो कि इस टीम को चाहिए। ट्रस्ट मी, टीम को चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलते हैं टीम के कैप्टन से जिसका नाम है आकितारू ओबी। एंड यू नो एक बात कि आकितारू के पास कोई पायरोकिनेसिस की पावर नहीं है। जी हाँ, भले आकितारू एक करिज्मेटिक लीडर है, अमेजिंग है, लेकिन उसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है मित्रों। लेकिन अपनी लीडरशिप और टैक्टिकल थिंकिंग के थ्रू वो अपनी टीम को गाइड करता है। अब मांगा में आगे उसको पावर मिल जाए तो मेरे पे चढ़ मत जाना, ठीक है। जहां तक मैंने पढ़ा है पावर नहीं है। आकितारू हमेशा अपनी टीम के लिए अपनी लाइफ रिस्क पे डाल देता है और उसका सेंस ऑफ लॉयल्टी और जस्टिस उसे एक नेचुरल लीडर बनाता है। और हाँ, बंदा हमेशा वर्कआउट करते रहता है, उसको वर्कआउट करना बहुत पसंद है। मेरी तरह उसको भी टेनिस एल्बो होगा अगर ज्यादा वर्कआउट करेगा, ठीक है। अब इनके अलावा कई और मेंबर हैं जैसे आर्थर बॉयल, टोरू उसई, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है इनके बारे में बहुत ज्यादा हमें नहीं पता चला है। आर्टिकल्स वगैरह मैंने कुछ पढ़ा है इनका, बट स्टिल उनको मैं यहां इंक्लूड नहीं कर रहा हूं बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आर्टिकल्स देख के मैं आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दूं। फॉर नाउ आप ये जान लो कि जब कंपनी 8 के लोग इन्फर्नल्स को मारते हैं तो इन्हें कुछ डीप डार्क सीक्रेट पता चलता है। मतलब ये जो कंबशन फिनोमेनन है इसके अंदर सोसाइटी के ही कुछ डार्क फोर्सेस जुड़ी हुई हैं। तो हाँ, इनका काम है इसी राज को समझना और इस पूरे फिनोमेनन को एंड करना। वैसे अगर इस वीडियो का जो टारगेट है यानी कि 10 के लाइक्स और 1 के कमेंट वो पूरा हो जाता है तो हम लोग फायर फोर्स की मांगा को अच्छे से कवर करेंगे। हाँ, जब तक आप टारगेट कंप्लीट कर रहे हो मैं जाके इसके 300 चैप्टर्स को निपटा देता हूं 2 दिन के अंदर। लेकिन हाँ, टारगेट कंप्लीट होगा तभी वीडियोस आएगी फायर फोर्स पे, वरना नहीं आएगी। कैसी लगी ये डील? अच्छी है या नहीं? सो यस, ओवरऑल फायर फोर्स के अंदर एक्शन है, कॉमेडी है, ड्रामा है जो कि इसे काफी इंटरेस्टिंग बनाती है। यहाँ फोकस सिर्फ फायर बेस्ड कॉम्बैट्स पे नहीं है बल्कि इमोशन पे है, स्ट्रैटेजी पे है, मिस्ट्री पे है, जो कि इसे काफी अच्छा बनाती है। अगर तुम्हें एक डीप लेयर्ड स्टोरी चाहिए जिसके अंदर हाई एनर्जी एक्शन भी रहे तो पढ़ लो फायर फोर्स को, या फिर एनिमे भी शायद सीजन 1 आ चुकी है उसे देख लो। एनिमे में पर्सनली खुद नहीं देखा हूं, मांगा में ज्यादा प्रेफर करता हूं, बट एनिमे भी देखूंगा। और हाँ, इसे प्रमोट करने के लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। अच्छा लगा तो आपको बता रहा हूं, स्टार्टर पैक वीडियो लेके आया हूं जहां मैं यही काम करता हूं, फ्री में मांगास को प्रमोट करना। तो इसी के साथ मैं स्टार्टर पैक वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ पे नए तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। पीस आउट।